आज के इस लेक्चर में हम CSS का प्रैक्टिकल देखेंगे। सो टुडेज लेक्चर कंटेंट CSS प्रैक्टिकल। ठीक है, तो कल हमने थियरी में देखा था CSS के बारे में, CSS क्या होता है, उसके सेलेक्टर्स देखे थे, फिर उसके बॉक्स मॉडल देखे थे। ओके, सो हियर कंटेंट ओके, तो आज हम देखेंगे CSS के बारे में, प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरह से CSS लिखा जाता है। ओके, तो हम के CSS अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज़ अ थ्री वे टू अप्लाई CSS, थ्री वे टू अप्लाई CSS टू HTML डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला वे है इनलाइन CSS, नंबर दूसरा वे है इंटरनल CSS एंड नंबर थर्ड वे है यहाँ पे जो कि एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो हम वन बाय वन ये तीनों चीज़ें देखेंगे। इनलाइन CSS क्या होता है, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS क्या होता है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे न्यू फोल्डर, और जैसे कि CSS प्रैक्टिकल नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया। ठीक है, इसको राइट बटन क्लिक करूँगा मैं और ओपन विथ VS कोड करूँगा ताकि ये फोल्डर हम VS कोड में ओपन कर सके। ठीक है, तो ये अभी ओपन हो रहा है इसके अंदर ये मेरा फोल्डर ओपन हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइल बनाऊँगा जैसे index.html, तो ये फाइल हमने बनाई है HTML फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनलाइन CSS देखेंगे। अभी इनलाइन CSS का मतलब ये होता है कि हम CSS का कोड एक लाइन में लिखते हैं जो कि HTML के स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर डायरेक्टली। ओके, उसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते, उसी को बोला जाता है इनलाइन CSS। ठीक है, तो यहाँ पे HTML5, तो ये ऑटोमेटिकली हमें टेम्पलेट दे देगा यहाँ पे। तो इनलाइन CSS का पर्पज़ ये होता है कि हम सिर्फ एक बार ही CSS लिख सकते हैं एक एलिमेंट के लिए, वो CSS बार बार रीयूज़ नहीं कर सकते किसी दूसरे HTML एलिमेंट के लिए। नाउ इनलाइन CSS एक लाइन के अंदर ही हम लिखते हैं। ओके, तो हियर जैसे हमने देखा था कि मेरा H1 टैग है, इसके अंदर लिखता हूँ वेलकम इन गोलैंग। म्यूट करो, म्यूट करो प्लीज़, वेलकम इन गोलैंग। ठीक है, तो ये मैंने मैसेज दिया। अभी इसको रन करना है, राइट बटन क्लिक करना है आपको, ओपन इन अदर ब्राउज़र, और मैं क्रोम में इसको रन करूँगा। तो यहाँ पे देखो वेलकम इन गोलैंग आ चुका है। ठीक है, तो अब CSS को इसके ऊपर कुछ CSS अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो CSS अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इनलाइन CSS आपको लिखना है। तो इसी टैग के अंदर स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूटर, इसके अंदर आपको CSS देना है। तो मैं इसका कलर चेंज करना है, तो आपको कलर और कुलन इक्वल टू, कलर का नाम दे सकते हो रेड। तो यहाँ पे जो कलर की वैल्यू है वो हेक्साडेसिमल भी यूज कर सकते हो, RGB वैल्यू भी यूज कर सकते हो, या फिर कलर का नेम भी दे सकते हो। ठीक है, हियर अभी यहाँ पे ये कहता है कि इनलाइन CSS शुड नॉट बी यूज मूव स्टाइल टू एन एक्सटर्नल CSS फाइल। इसका मतलब ये है कि ये रिकमेंडेड वे नहीं है कि इनलाइन CSS आप यूज़ करो, इसकी वजह आप किसी फाइल के अंदर इसको यूज़ करो, एक्सटर्नल CSS के एज एक्सटर्नल CSS इसको बनाओ, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इनलाइन CSS देना चाहते हो तो दे सकते हो। ये जो टैग है हमारा H1, इसी के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट है और उसी के अंदर हम CSS का कोड दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने CSS का कोड दिया है की वैल्यू पेयर के अंदर, जैसे कलर, कुलन, रेड और सेमीकोलन। ठीक है, तो ये जो गोलैंग नाम है H1 टैग के अंदर जो भी चीज़ें है उसका कलर रेड हो जाएगा यहाँ पे। तो कंट्रोल S कर दिया मैंने और इसको रिफ्रेश कर दूंगा, तो ये कलर इसका रेड हो चुका है। ठीक है, अभी मुझे इसको क्या करना है, इसकी फॉन्ट साइज बढ़ानी है। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज और यहाँ पे 5em। ओके, तो 5em मैंने फॉन्ट साइज इसकी दे दी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखो सेमीकोलन दे के दूसरी प्रॉपर्टी लिए, फॉन्ट साइज कुलन 5em। ठीक है, तो जैसे भी ये मैंने दे दिया तो ये CSS ये बड़ा फॉन्ट हो चुका है। ओके, तो CSS के ज़रिए हम बहुत कुछ अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं हमारे HTML एलिमेंट्स के। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनलाइन CSS के अंदर आप इस तरीके से इनलाइन CSS लिख सकते हो। ठीक है, तो CSS की अलग अलग प्रॉपर्टी है, हम वो अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले हम वे देखेंगे कि कितने वे से हम CSS अप्लाई कर सकते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट को। ठीक है,
तो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबको CSS हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो वे देखेंगे, और उसके बाद CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टी देखेंगे, किस प्रॉपर्टी का क्या पर्पज़ है और वो किस लिए यूज़ होती है। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ इनलाइन CSS। तो आप इनलाइन CSS देना चाहते हो तो आप इस तरीके से दे सकते हो। अब ये CSS आप रीयूज़ नहीं कर सकते, आपको दूसरा CSS देना है सेम, जैसे कि मेरे पास P टैग है पैराग्राफ, और इसके अंदर मैंने पैराग्राफ लिखा है। ठीक है, अब मुझे पैराग्राफ को स्टाइल देना है तो फिर से मुझे यहाँ पे रिपीटेड लिखना पड़ेगा, स्टाइल कलर रेड, या फिर आप कोई भी आपका कलर दे सकते हो। यहाँ पे Ctrl+S कर दिया मैंने, और ये मेरा पैराग्राफ यहाँ पे डिस्प्ले होगा रेड कलर के अंदर। ये रेड कलर के अंदर मेरा पैराग्राफ आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे फॉन्ट साइज बोल्ड करनी है, तो फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड। फॉन्ट वेट मतलब क्या है कि फॉन्ट का वेट क्या करना है, बोल्ड करना है, नॉर्मल होता है या फिर जो फॉर्मेटिंग होती है। तो मैं बोल्ड करना चाहूँगा यहाँ पे, तो मैंने बोल्ड किया, तो ये देखो ये बोल्ड में हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनलाइन CSS का इस्तेमाल कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, लेकिन वो रिकमेंडेड वे नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि हमें जहाँ के वहाँ थोड़ा सा CSS लगाना पड़ता है उस एलिमेंट को, ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। ठीक है, सो ये दिस इज़ आवर फर्स्ट वे। ओके, सो आई मार्क इट completed। ओके, सो राइट नाउ सेकंड वे है इंटरनल CSS। ओके, अब इंटरनल CSS का मतलब ये होता है, तो ये मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे पूरा। अब इंटरनल CSS का मतलब होता है कि हम इसी डॉक्यूमेंट के अंदर CSS लिखेंगे और CSS सेलेक्टर का इस्तेमाल करके एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हेड टैग के अंदर आपको एक टैग लिखना है, यहाँ पे स्टाइल टैग लिखना है, और स्टाइल टैग के अंदर ही आपको CSS लिखना है। तो ये आपका ब्राउज़र रन टाइम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा स्टाइल टैग को, और उसके अंदर जो भी कुछ लिखा है CSS का कोड, तो वो कोड अप्लाई करेगा आपके HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे HTML का एलिमेंट लिखता हूँ, जैसे H1 टैग है, और इसके अंदर लिखता हूँ वेलकम इन कोड लैंग्स, वेलकम इन कोड लैंग्स। ठीक है, तो ये मैंने नाम लिखा है, और मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ अभी यहाँ पे, तो ये ब्लैक में बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक में आया है, वेलकम इन कोड लैंग्स। ठीक है, अभी मुझे इसको कलर देना है रेड, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसी टैग को सेलेक्ट करना है, तो मैं नेम सेलेक्टर भी यूज़ कर सकता हूँ, इसको टाइप सेलेक्टर बोलते हैं, H1 टैग, और यहाँ पे कलर इक्वल टू रेड। ओके, Ctrl+S। तो यहाँ पे मैंने CSS का कोड लिखा है, H1 टैग मतलब मैंने इस टैग को सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे कोड कलर लिखा है। अभी ये CSS रीयूज़ कर सकते हो बार बार, आप जितने भी H1 टैग लिखोगे ये सबको सेलेक्ट करेगा और सबका कलर रेड कर देगा यहाँ पे। और जैसे भी मैंने रिफ्रेश कर दिया, ये कलर इसका रेड आ चुका है। ठीक है, तो मैं फिर से कोई H1 टैग लिखूंगा और यहाँ पे तो उसको भी वो सेलेक्ट करेगा, जितने H1 टैग है सबको सेलेक्ट करेगा। वेलकम इन कोड लैंग्वेज सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे। ठीक है, और Ctrl+S कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये उसको भी सेलेक्ट करेगा और उसका भी कलर रेड आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस केस में क्या हो रहा है कि एक ही CSS आप बार बार रीयूज़ कर पा रहे हो मल्टीपल एलिमेंट के लिए, जो भी उस पैटर्न को सेलेक्ट करेगा। तो ये जो पैटर्न है H1, जो भी पैटर्न मैच होगा H1 टैग, तो वो डायरेक्टली क्या कर देगा, उसको सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, ना सेकंड हमने सेलेक्टर देखा था, कौन सा सेलेक्टर था, ID सेलेक्टर। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे ये कोड है, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ अभी फिर से, और यहाँ पे ये H1 टैग है। अभी मैं इसको यूनिक ID दूंगा, इस टैग को ID दे दूंगा फर्स्ट, और इसको एक यूनिक ID दे दूंगा मैं ID सेकंड। ठीक है, तो ये यूनिक ID दे दिया है मैंने, यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे दिया है मेरे HTML एलिमेंट को। ठीक है, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। ओके, सो राइट नाउ अभी मैं ID सेलेक्टर का इस्तेमाल करके दोनों में से किसको देना है बेस्ड ऑन ID मैं सेलेक्ट करके CSS अप्लाई करूँगा। मान लो मुझे ये फर्स्ट वाला ID है, इसको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है हैश, और यहाँ पे ID जो है ये ID लिखना है, यहाँ पे जो ID है वो ID। ठीक है, और फिर उसके अंदर कोड लिखना है यहाँ पे कलर इक्वल टू रेड। ठीक है, Ctrl+S। तो यहाँ पे हैश और ID दे दिया, तो क्या होगा
कि ये जो आईडी है जिसको मैच होगा उसी को ये CSS क्या होगा, अप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखें, इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे ये देखो वेलकम इन कोडलैंग्स को ही कलर अप्लाई हो चुका है और इसको अप्लाई नहीं हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हमें इसी को भी कलर देना है, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं हैश आईडी है सेकंड और फिर इसको कलर दे सकते हो कलर ग्रीन, कंट्रोल एस कर दिया। ठीक है, तो ये अभी ये सेलेक्ट करेगा ये सेकंड आईडी वाले को, इस आईडी को, और ये कोड अप्लाई होगा फर्स्ट आईडी वाले को। ठीक है, कंट्रोल एस, और यहाँ पे ये ग्रीन में आ चुका है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आईडी सेलेक्टर का इस्तेमाल करके भी HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करके CSS अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। अभी तीसरा सेलेक्टर कौन सा था हमारा, क्लास सेलेक्टर। तो यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे। यहाँ पे क्लास बनाने के लिए आपको एक डॉट और एक कोई भी क्लास, जैसे बॉर्डर क्लास बनाऊंगा मैं, बॉर्डर, ये क्लास का नाम दे दिया है बॉर्डर, और फिर मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, तो ये क्लास बनाया मैंने यहाँ पे, जिसके अंदर कोड लिखा है 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अभी मुझे ये क्लास जिसको अप्लाई करूँगा मैं डायरेक्टली क्या होगा, उसको ये CSS अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है इसी को भी मैं क्लास दे दूंगा बॉर्डर, और यहाँ पे जो क्लास है इसी को भी मैं क्लास दे दूंगा बॉर्डर। तो जिसको मैंने ये बॉर्डर क्लास दे दिया है, तो ऑटोमेटिकली ये जो क्लास है इसका जो CSS है ऑटोमेटिकली क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो बॉर्डर आ चुका है हमारे HTML एलिमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। अभी आपने और कुछ यहाँ पे आपने डिक्लेयर कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे P टैग है, पैराग्राफ टैग है, यहाँ पे P टैग है पैराग्राफ, और इसके अंदर आप कुछ भी एक पैराग्राफ लिखते हो, डेटा, इस तरीके से जो डेटा लिखते हो, तो जो भी डेटा है अभी मुझे क्या करना है, ये डेटा मुझे डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा पेज, तो ये मेरा डेटा क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करके मैंने ये डेटा डिस्प्ले कर दिया है। तो अभी मुझे क्या करना है कि इसको पैराग्राफ टैग है, इसको भी बॉर्डर लगाना है। तो ऑलरेडी मैंने ये क्लास बनाया वाला है बॉर्डर का, तो मैं इसको भी बॉर्डर लगाऊंगा यूजिंग क्लास एट्रीब्यूट, तो क्लास बॉर्डर। ओके, तो जैसे भी मैं इसको बॉर्डर क्लास लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो कोड इसको अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि हम कितनी आसान तरीके से हमारे एक CSS कोड को रीयूज कर पा रहे हैं। ओके, बेस्ट तरीके से उसको रीयूज कर पा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्लास सेलेक्टर का इस्तेमाल करके भी CSS अप्लाई कर सकते हो आपके कोड को। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम आगे चलते हैं। आगे कौन सा सेलेक्टर देखा था हमने, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट सेलेक्टर बनाऊंगा। जैसे कि मुझे कोई भी इनपुट टैग है और उसका टाइप नाम का एट्रीब्यूट अगर टेक्स्ट है यहाँ पे, तो उसी को क्या होगा, ये कोड अप्लाई होगा। तो ये क्या है, ये मैंने पैटर्न बनाया है। ओके, कोई भी इनपुट एलिमेंट है उसका टाइप नाम का एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर टेक्स्ट है, तो उसी को ये कलर, उसी को ही क्या होगा, ये CSS अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे कलर रेड लिखूंगा और फॉन्ट वेट बोल्ड लिखूंगा, बोल्ड। ठीक है, अभी ये मैंने कोड करके रखा है। अभी जो भी HTML एलिमेंट इस पैटर्न को मैच करेगा, मतलब कोई भी इनपुट एलिमेंट है जिसका टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू टेक्स्ट है, तो ऑटोमेटिकली उसको ये CSS अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पे टाइटल यूज़र नेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने ये इनपुट बनाया है यहाँ पे। ठीक है, इनपुट टैग लिया है, तो यहाँ पे ये इनपुट टैग इसको मैच हो रहा है, मतलब टैग का नाम इनपुट है, यहाँ पे इनपुट है, और इसकी टाइप एट्रीब्यूट जो है ये टाइप एट्रीब्यूट, यहाँ पे ये टाइप एट्रीब्यूट मैच हुआ है। तो अभी इसको क्या होगा, ये CSS अप्लाई होगा इस टैग को। ठीक है, तो चलो मैं इसको अभी रन करके देखता हूँ। तो ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे देखो रेड कलर के अंदर बोल्ड के अंदर मेरा टेक्स्ट मैं एंटर कर पा रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये अप्लाई हो गया इसको। ठीक है, अभी मैं सेकंड एलिमेंट ले लूँगा यहाँ पे, जैसे कि इनपुट टाइप पासवर्ड ले लूँगा, और इनपुट टाइप पासवर्ड लेने के बाद यहाँ पे टाइटल पासवर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे, और इसको सेल्फ क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है,
अभी इसको CSS अप्लाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये इनपुट है, लेकिन इसका टाइप जो है ये पासवर्ड मैच हो रहा है। इसका टाइप क्या हो रहा है? पासवर्ड है, लेकिन हमने यहाँ पे इनपुट टैग है और उसका टाइप टेक्स्ट चाहिए था, तो यहाँ पे पासवर्ड को वो अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे ये पासवर्ड है तो ये ब्लैक में ही आएगा ये, और ये इसको CSS अप्लाई होने के बाद ये रेड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे इस पासवर्ड को भी CSS अप्लाई करना है, सेम CSS, तो मैं एक CSS मल्टीपल एलिमेंट को असाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे कॉमा देके इनपुट टैग, और जिसका टाइप जो है टाइप इक्वल टू पासवर्ड। ओके, टाइप इक्वल टू पासवर्ड। तो इस तरीके से मैं एक CSS का कोड मल्टीपल सेलेक्टर को अप्लाई कर सकता हूँ सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, तो अभी ये दोनों को भी अप्लाई होगा सेम कोड। ठीक है, यहाँ पे जैसे रन करूँगा मैं, तो यहाँ पे देखो रेड कलर में आ रहा है पासवर्ड, और यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा है रेड कलर में बोल्ड के साइज में। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे CSS अप्लाई कर सकते हो, CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ओके। सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे ये ओके, अब आपका कस्टम एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो, कस्टम एट्रीब्यूट भी। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग यूज करता हूँ, और पैराग्राफ के अंदर लिखता हूँ वेलकम इन कोडलैंग्स सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे। ठीक है, मैंने लिखा है, यहाँ पे ये मेरा पैराग्राफ आ चुका है, यहाँ पे वेलकम इन कोडलैंग्स सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे खुद का एक एट्रीब्यूट बना सकता हूँ, जैसे कि इसका एट्रीब्यूट दे दूंगा मैं चेयर इज इक्वल टू बॉस चेयर, इसकी वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एट्रीब्यूट है चेयर इक्वल टू बॉस चेयर। ठीक है, तो मैं इसको इस एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करना चाहूँगा मैं यहाँ पे, तो मेरा टैग है p टैग, और उसका एट्रीब्यूट कौन सा है? चेयर। ओके, और इक्वल टू इसकी वैल्यू कौन सी है? बॉस चेयर। इसको मैं अभी सेलेक्ट करना चाहूँगा। ओके, और जैसे भी सेलेक्ट करना चाहूँगा, इसका कलर रेड करूँगा मैं, कलर रेड, और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड कलर ग्रीन करूँगा, ग्रीन। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, पैटर्न दिया है कि कोई भी p टैग होगा जिसका एट्रीब्यूट चेयर होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी? बॉस चेयर होगी। ठीक है, तो जो भी ये मैच होगा उसी को ये CSS क्या होगा? अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलो मैं इसको रन कर देता हूँ, और यहाँ पे देखो ये CSS अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कस्टम एट्रीब्यूट भी खुद का भी लिख सकते हो यहाँ पे, और उसको CSS से मैच करके उसको भी आप क्या कर सकते हो? CSS अप्लाई कर सकते हो। तो ये CSS आपको अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अंडरस्टूड किस तरीके से वर्क होता है ये? ओके, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे, अब ये जो पैटर्न था ये टैग नेम के साथ एट्रीब्यूट था। अब सिर्फ एट्रीब्यूट सेलेक्टर हम देखेंगे यहाँ पे, सिर्फ एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो यहाँ पे सिर्फ आपको स्क्वायर ब्रैकेट देना है, और एट्रीब्यूट सेलेक्टर के अंदर मान लो नेम इक्वल टू यूज़र नेम। तो यहाँ पे ये मैंने एट्रीब्यूट सेलेक्टर लिया है, मतलब कोई भी एलिमेंट है जिसका नेम यूज़र नेम है, तो वो क्या होगा, उसको ये क्या करेगा, ये कोड अप्लाई होगा। जैसे कलर ग्रीन, एंड यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, इस तरीके से तो ये CSS अप्लाई होगा किसको? जो भी HTML का टैग है उसका एट्रीब्यूट नेम, उसकी वैल्यू यूज़र नेम होगी, उसी को ही क्या होगा? ये अप्लाई होगा। तो अभी मैं यहाँ पे टैग लिखता हूँ, जैसे H1 टैग वेलकम इन कोडलैंग्स सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम।
तो यहाँ पे देखो ये मैच हुआ है, इसका यूज़र नेम मैच हुआ है इसको, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर को अगर मैच हो गया तो उसी को ये क्या होगा, CSS अप्लाई होगा। तो इसको ये CSS अप्लाई होगा अभी। और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो CSS अप्लाई हो गया है, वेलकमिंग कोडलैंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और बैकग्राउंड कलर रेड आ गया है इसका, ठीक है। अगर मैं दूसरा कोई टैग लेता हूँ यहाँ पे, जैसे डिवीजन टैग लेता हूँ यहाँ पे, डिवीजन टैग, और उसके अंदर लिखता हूँ गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग गाइज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, गुड मॉर्निंग गाइज है, ये एज इट इज़ आ गया है, यहाँ इसको अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? इसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है नेम, जो कि यूज़र नेम नाम से कोई नहीं है, ताकि इस तरीके की प्रॉपर्टी कुछ नहीं है उसके पास, तो इसलिए ये इसको अप्लाई नहीं होगा। अगर हम ये प्रॉपर्टी सेम इसी को दे देंगे तो वो CSS इसी को भी अप्लाई हो जाएगा अभी। तो यहाँ पे देखो ये अप्लाई हो गया उसको CSS, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एट्रीब्यूट सेलेक्टर का इस्तेमाल करके भी HTML एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो चाहे वो CSS आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो राइट नाउ, कल हमने और सेलेक्टर देखे थे, कौन से सेलेक्टर देखे थे कल? ID सेलेक्टर देखा था, एट्रीब्यूट सेलेक्टर देखा था, क्लास सेलेक्टर देखा था, और उसके बाद हमने कौन सा देखा था, सूडो सेलेक्टर देखा था, ठीक है, सूडो सेलेक्टर। तो चलो हम सूडो सेलेक्टर देखेंगे। मान लो मेरे पास H1 टैग है, यहाँ पे H1 टैग वेलकम इन कोडलैंग्स, ये पहला मैंने टैग लिया है यहाँ पे H1, यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। तो ये मैंने पांच टैग लिया है, वेलकम इन जावा, वेलकम इन गोलैंग, वेलकम इन जावास्क्रिप्ट, वेलकम इन पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 टैग लिए हैं, यहाँ पे H1 टैग 4 बार लिए हैं, और ये मेरे 4 बार इसका आउटपुट आ गया 5 बार, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ जावास्क्रिप्ट को ही क्या करना है, कलरिंग करना है, मतलब इसको सेलेक्ट करना है, ओके। तो यहाँ पे टैग मेरा कौन सा है, यहाँ पे H1 टैग है कूलन, और यहाँ पे मैं दे दूंगा n चाइल्ड कूलन डॉट n चाइल्ड, और कितने नंबर का, 1 2 3 4 नंबर को ही मुझे क्या करना है, CSS देना है। तो यहाँ पे n चाइल्ड मैं दे दूंगा 4 नंबर, ओके, और यहाँ पे फिर इसको अंदर CSS दे दूंगा, ठीक है। तो H1 टैग है, जितने भी H1 टैग है उसका जो चाइल्ड है, मतलब n चाइल्ड मतलब H1 टैग जितने भी 4 नंबर का जो टैग है वो ये उसी को ही सेलेक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा कलर येलो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से CSS दे दिया है, ठीक है। तो अभी इसको रन करेंगे तो देखो ये एक ही सेलेक्ट हुआ है, कितने नंबर का, 4 नंबर का, n चाइल्ड। तो जितने भी ये H1 एलिमेंट है उसमें से आपको कितने नंबर का सेलेक्ट करना है, आप n चाइल्ड देके वो एलिमेंट का नाम देना है, और उसका n चाइल्ड देके आप क्या कर सकते हो, उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पे ये नंबर का। अगर आपको लगता है कि 5 नंबर का भी सेलेक्ट करना है आपको, तो आप सिर्फ यहाँ पे कॉमा देना है, यहाँ पे कॉमा देखिए, आप इसी कोड को बार बार लिखो यहाँ पे कॉमा देखिए, और n चाइल्ड की जगह 4 की जगह 5 दे दो यहाँ पे। तो 4 नंबर का भी और 5 नंबर का दोनों को सेम CSS अप्लाई होगा यहाँ पे। और जैसे मैं इसको रन करेगा तो यहाँ पे देखो ये दोनों को भी CSS अप्लाई हो चुका है, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि n चाइल्ड सूडो क्लास का इस्तेमाल करके आप कौन से भी HTML एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो और उसके ऊपर कोड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। कल हमने देखा था और देखा था सूडो क्लास, इसका यूज़ करके हम कि माउस अगर कोई स्टेट चेंज होती है हमारे HTML एलिमेंट की, तो उस स्टेट चेंज जैसे भी होती है तो उसके ऊपर कुछ CSS अप्लाई होगा। तो ये हम अभी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ मैं अभी, ठीक है, और इसको भी हटा देता हूँ अभी, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे कि मेरा ये H1 एलिमेंट है, ठीक है। तो जैसे भी हम इसको रिफ्रेश करूँगा तो मुझे क्या करना है,
इसके ऊपर जैसे मेरा माउस चला जाएगा तो इसका कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई स्टेट चेंज हो गई, इसके ऊपर माउस चला गया है तो इसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ CSS का कोड अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए सूडो क्लास यूज़ होता है HOR नाम से। तो यहाँ पे हम एक क्लास भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्लास बना के रखो, चेंज कलर नाम से, चेंज कलर नाम से मैंने क्लास बनाया यहाँ पे, ठीक है। और कलर इक्वल टू रेड दे दिया है, ठीक है। अब ये क्लास जो है, ये क्लास जिस किसको भी अप्लाई होगा यहाँ पे, और उसकी एच ओवर सूडो क्लास है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो क्लास है, ये क्लास जिस एलिमेंट को भी दे दिया मैंने और उसके ऊपर मैंने माउस दे दिया तो उसको ये CSS अप्लाई होगा, ठीक है। अब इसको मैं क्लास दे दूंगा, क्लास, और क्लास कौन सा है मेरा, ये चेंज कलर। तो चेंज कलर क्लास देना। एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे डॉट आता है लेकिन यहाँ पे देते वक्त आपको डॉट नहीं देना है, ठीक है। तो ये क्लास मेरा सेलेक्ट हो गया, मतलब इस क्लास को सेलेक्ट होने के बाद मेरा ये H1 एलिमेंट सेलेक्ट हो गया और इसके ऊपर HOR, मतलब यहाँ पे अगर माउस आता है तो इसका कलर ये रेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, जैसे माउस आया कलर रेड, माउस हटाया CSS गायब, माउस ले लिया CSS ऑन को हटाया, कर्सर हटाया तो यहाँ पे क्या हुआ कि कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मुझे माउस अगर ले दिया तो यहाँ पे कर्सर पॉइंटर देना है मुझे, मतलब ऐसा हाथ आना चाहिए, ओके। तो कर्सर पॉइंटर दे दिया मैंने, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, ये देखो ऐसा हाथ आता है। माउस की जगह क्या आ रहा है, छोटा सा हाथ आ रहा है, जैसे हमारी लिंक होती है, लिंक को क्लिक करने के लिए। और जैसे मैं माउस हटाऊंगा तो CSS चला जाएगा, माउस ऑन उसके ऊपर ले लूँगा तो CSS आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर मुझे क्या करना है, जैसे माउस उसके ऊपर आता है तो उसकी साइज़ बड़ी करनी है, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज 6 EM कर देता हूँ मैं, ठीक है। और रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, तो जैसे माउस आएगा तो एक फॉन्ट साइज़ बड़ी हो गई, माउस हटाया छोटी हो गई, माउस ले लिया बड़ी हो गई, माउस हटाया छोटी हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इफेक्ट्स लगा सकते हो HOR के ऊपर। मतलब कुछ माउस ओवर हो गया एलिमेंट के ऊपर तो आप उसकी साइज़ बढ़ा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो मेन पर्पज़ ये है कि पहले आपको एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने क्लास दे दिया है, तो ये एलिमेंट सेलेक्ट हो चुका है। और फिर उस एलिमेंट के ऊपर अगर मैं माउस ले लूँगा HOR, ओके, तो उस तब ये कोड अप्लाई होगा, माउस हटाऊंगा तो कोड अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में और क्या क्या देखा था हमने, सेलेक्टर में इतने देखे थे क्या, यस, सेलेक्टर इतने देखे थे ना हमने यहाँ पे, ये सर इतने ही देखे थे। ठीक है। चलो अभी हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे CSS बॉक्स मॉडल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सटर्नल CSS के बारे में बताऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, ये इंटरनल CSS आपको अगर नहीं चाहिए तो एक्सटर्नल CSS बनाने के लिए आप सेपरेट एक CSS का फाइल बना लो यहाँ पे। तो style.css फाइल एंटर कर दिया तो ये आपका CSS फाइल बन चुका है। आप डायरेक्टली इस फाइल के अंदर कोड लिखो, जैसे कि मैंने बॉर्डर नाम से क्लास बनाया है और यहाँ पे बॉर्डर 2 पिक्सल रेड, ठीक है। तो ये मैंने एक बॉर्डर नाम का क्लास एक फाइल के अंदर बना के रखा है और इसकी बॉर्डर रेड कर दी है, ठीक है। अभी मुझे ये HTML फाइल के अंदर ये CSS का कोड अप्लाई करना है, तो पहले आपको फाइल को लिंक करना होगा। तो यहाँ पे आपको लिंक टैग यूज़ करना है, हेड टैग के अंदर लिंक रिलेशन स्टाइल शीट होना चाहिए और इसका हाइपरलिंक रेफरेंस इस फाइल का, जो फाइल है CSS उसका रेफरेंस देना है। तो हम यहाँ पे डॉट/ और यहाँ पे उस फाइल का रेफरेंस हम यहाँ पे दे देंगे। तो ये लिंक टैग क्या करेगा, इस फाइल को लिंक करेगा इस फाइल के अंदर और ये CSS फिर हम अप्लाई कर सकते हैं HTML एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो बॉडी के अंदर हम चले गए और यहाँ पे लिखेंगे H1 टैग वेलकम इन कोड लैंग्स, ठीक है, कंट्रोल S, वेलकम इन कोड लैंग्स कर देंगे यहाँ पे।
और ये CSS हमने यहाँ पे लगा दिया है, अटैच कर दिया है। और इसका क्लास जो है बॉर्डर, अब ये बॉर्डर क्लास हम यूज कर सकते हैं इसको, क्लास बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर क्लास यहाँ पे मैंने दे दिया। और अभी इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे देखो, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। बॉर्डर क्लास h1 स्टाइल बॉर्डर, स्पेलिंग भी ठीक है, डॉट बॉर्डर क्लास है। और index.html, पहले इसको सेव करके रखना पड़ेगा। इसको रिलेशन टाइप शीट style.css फाइल है, क्लास बॉर्डर दिया है, वेलकम इन कोड लेंग्थ, ओके। और इसको रिफ्रेश करूँगा। सॉलिड रिलेशन नाही वाटते, सॉलिड बॉर्डर मध्ये. ओके, बॉर्डर के लिए, हाँ सॉरी, यहाँ पे सॉलिड, गुड, सॉलिड। सो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड यहाँ पे दिया है मैंने। तो यहाँ पे अभी देखो इसका बॉर्डर आ चुका है। तो आप एक्सटर्नल CSS फाइल लिंक कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरीके से। तो आप जो भी CSS, ये रिकमेंडेड वे है कि आपका जो भी CSS है आप स्पेशल फाइल के अंदर लिखो और उसको फिर रिलेशन टैग के अंदर लिंक टैग का इस्तेमाल करके क्या करो, हेड टैग के अंदर उसको अटैच कर दो। और फिर वो CSS डायरेक्टली इस एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं और कुछ लिखता हूँ, जैसे कि डॉट कलर नाम का क्लास लिखता हूँ यहाँ पे, कलर, और इसके अंदर लिखता हूँ कलर रेड। तो यहाँ पे मुझे जिसको भी रेड कलर देना है तो मैं ये क्लास उसको अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आऊँगा मैं और मैं यहाँ पे लिखूँगा h1 टैग वेलकम इन गोलैंग कोर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लास अप्लाई करूँगा, क्लास, और क्लास यहाँ पे कौन सा क्लास है, यहाँ पे बॉर्डर, सॉरी, कलर नाम का क्लास मैंने बनाया था वो अप्लाई करूँगा, कलर, ठीक है। कलर नाम का क्लास अप्लाई करूँगा। तो जैसे भी मैं कलर नाम का क्लास अप्लाई करूँगा यहाँ पे, तो ये देखो ये कलरफुल आ चुका है हमारा, वेलकम इन अ गोलैंग कोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये एक्सटर्नल CSS अटैच कर सकते हो, यहाँ पे वैलिड लिंक दे सकते हो, हाइपरलिंक रेफरेंस, और फिर वो डायरेक्टली आपके HTML एलिमेंट के ऊपर एक्ट करेगा, परफॉर्म करेगा, ठीक है। गाइस अंडरस्टूड किस तरीके से हुआ ये? यस सर। ओके, सो राइट नाउ आज अभी देखेंगे हम बॉक्स मॉडल के बारे में, CSS बॉक्स मॉडल, CSS बॉक्स मॉडल, ठीक है। तो कल हमने बॉक्स मॉडल के बारे में बहुत कुछ देखा था, तो अभी हम बॉक्स मॉडल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बॉक्स मॉडल का इस्तेमाल, मान लो यहाँ पे कि मैं एक डिवीजन टैग लेता हूँ, यहाँ पे डिवीजन टैग दिया लिए, और मुझे वेलकम इन गोलैंग, इस तरीके से मैंने क्या किया है, कोड किया है, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे वेलकम इन गोलैंग है। अभी मुझे क्या करना है, इसको बॉक्स बनाना है, ओके। ये जो डिवीजन है इसको एक बॉक्स में रिप्रेजेंट करना है, ताकि एक कंपार्टमेंट बन सके, ग्रुप ऑफ एलिमेंट बन सके, ठीक है। इसके लिए बॉक्स मॉडल का इस्तेमाल होता है। तो बॉक्स मॉडल के अंदर हाइट, विड्थ, बॉर्डर, पैडिंग और मार्जिन आता है, ठीक है, बॉक्स मॉडल के अंदर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे यहाँ पे मैं CSS के अंदर कोड करूँगा, जो भी मेरा डिवीजन टैग है उसको मैं बॉक्स बनाऊँगा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड नाम से मैंने एक बॉर्डर बना दी। उसके बाद हाइट लगाऊंगा मैं, हाइट 300 पिक्सल, विड्थ 300 पिक्सल, ओके। हाइट विड्थ 300 पिक्सल मैंने बना दिया यहाँ पे। अब चलो इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे रन करने के बाद ये देखो, ये मेरा डिवीज़न एक बॉक्स टाइप बन चुका है, इतना बड़ा, ठीक है। इतना बड़ा मेरा डिवीज़न बन चुका है। और उसके अंदर यहाँ पे क्या हुआ है, ये एलिमेंट जो आया है वेलकम, ये इसके टॉप पे आया है, ठीक है। तो मुझे इसको सेंटर में लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके इसी के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा, और अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके। तो ये तीन चीज़ें आपको देनी है। तो डायरेक्टली क्या होगा कि डिवीज़न के अंदर जो भी कंटेंट है वो क्या होंगे, सेंटर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये सेंटर में आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, काम करना है, और इस तरीके से बॉक्स मॉडल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे
मेरा जो डिवीज़न है यहाँ पे ये, अब मुझे मेरा जो ये डिवीज़न है, अब यहाँ पे टेक्स्ट देखो, टेक्स्ट कहाँ, यहाँ बीच में आ गया है टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूँगा, इसको सेंटर नहीं करूँगा, इसको हटा दूँगा मैं यहाँ पे इसको, या फिर इसको कमेंट आउट कर देंगे, इसको कमेंट आउट कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब ये सेंटर में नहीं जाएगा, ये टॉप लेफ्ट में जाएगा। अभी मुझे इसको पैडिंग देना है, मतलब अंदर से स्पेस देना है, ठीक है। तो मैं पैडिंग दे सकता हूँ अंदर से, यहाँ पे पैडिंग 10 पिक्सल। तो सिर्फ पैडिंग 10 पिक्सल अगर मैं देता हूँ तो चार ही बाजू में पैडिंग आ जाएगा, यहाँ से अंदर स्पेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कॉर्नर में कितना ये टेक्स्ट चिपक के बैठा है कॉर्नर में। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो पैडिंग इसका बढ़ चुका है, ठीक है। अब ये जो मेरा बॉक्स है इसका हाइट भी बढ़ चुका है बॉक्स का, ओके। जैसे मैंने पैडिंग दिया है, हाइट बढ़ चुका है। देखो आप नोटिस करो, यहाँ पे मैं ये पैडिंग हटा देता हूँ पहले, तो ये बॉक्स का हाइट देखो कितना है यहाँ पे, देखो अब ये छोटा हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको Ctrl+V करके पैडिंग अप्लाई करता हूँ 10 पिक्सल, तो ये पैडिंग के साथ ये बॉक्स भी बड़ा हो गया है। तो ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, कौन सा होता है, बॉक्स टाइप कंटेंट। बॉर्डर बॉक्स एक था, ये बॉक्स साइज कंटेंट बॉक्स मॉडल। या कंटेंट बॉक्स मॉडल है ये, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि पैडिंग मार्जिन हाइट के अंदर क्या होता है, सॉरी पैडिंग बॉर्डर हाइट के अंदर इंक्लूड होके हाइट बढ़ जाती है, ओके। लेकिन हम यहाँ पे इस तरीके से इस टैग को लिखेंगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो अभी कि ये क्या करेगा, जितनी हाइट विड्थ है उसी के अंदर ही इसका पैडिंग और बॉर्डर एडजस्ट करेगा, ठीक है। तो अब ये देखो छोटा हो जाएगा, ये देखो छोटा हो गया, और उसी के अंदर ही ये पैडिंग उसने क्या कर दिया यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है ये CSS वर्क करता है यहाँ पे, ओके। तो राइट नाउ हियर हमने बॉक्स मॉडल और बॉर्डर बॉक्स साइजिंग के बारे में भी देखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा HTML का जो ये बॉक्स मॉडल के अंदर हम हाइट विड्थ अप्लाई कर सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, और हम पैडिंग अलग अलग तरीके से दे सकते हो, ठीक है। जैसे आपको लगता है कि मुझे पैडिंग राइट लेफ्ट से चाहिए, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ये हटा देता हूँ, यहाँ पे पहला डिवीज़न, और ये मैं दूसरा डिवीज़न लेता हूँ, यहाँ पे 2 डिवीज़न, ठीक है। एक डिवीज़न के अंदर दूसरा डिवीज़न लिया है मैंने, ठीक है। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो ये दोनों को भी देखो किस तरीके से ये अप्लाई हुआ है, ओके। तो एक डिवीज़न दूसरे डिवीज़न के अंदर जो है उससे वो बाहर चला गया है, ठीक है। इस तरीके से ये पहला डिवीज़न है, एक दूसरा डिवीज़न है, ओके। तो हियर अभी ये जो डिवीज़न है यहाँ पे ये इनर डिवीज़न, ओके। तो आप इसको इनर डिवीज़न को इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। अभी ये इनर डिवीज़न जो है उसका भी हाइट 300 पिक्सल चल रहा है, इसका भी, और पैडिंग 10 पिक्सल मैंने दे दिया है। तो ये पैडिंग की वजह से ये 10 पिक्सल पैडिंग की वजह से बाहर चला गया है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, पैडिंग हटाना है यहाँ पे। तो अगर मैं इस पैडिंग को हटाता हूँ यहाँ पे, तो बीच में का स्पेस निकल जाएगा, और दोनों डिवीज़न एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, ठीक है। लेकिन ये हो गए एक दूसरे के, लेकिन हमें क्या करना है, पहला डिवीज़न जो है उसके अंदर दूसरा डिवीज़न लेना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी डिवीज़न है, यहाँ पे एक डिवीज़न के अंदर दूसरा डिवीज़न है, ओके। तो इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे पहला डिवीज़न, और उसके अंदर जो डिवीज़न है तो उसकी हाइट विड्थ 100% सेट करना है, 100% हाइट, और विड्थ भी 100% सेट करना है, 100%, ठीक है। यहाँ पे सेट करना है आपको, मतलब जितना आउटर डिवीज़न की हाइट विड्थ है उतना इनर डिवीज़न की हाइट विड्थ लेंगे, और आउटर डिवीज़न को पैडिंग आपने 10 पिक्सल दे दिया तो वो क्या होगा, मैनेज होगा यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो इनर डिवीज़न यहाँ पे आउटर डिवीज़न के अंदर ही आ गया, और ये जो स्पेस है ये पैडिंग है, ये पेज से जो है वो पैडिंग है, मतलब अंदर से स्पेस दिया गया है इतना, इसी को पैडिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बॉक्स मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, ओके। अगर आपको मार्जिन देनी है, ये जो डिवीज़न है इसको आपको देना है। और सेकंड चीज़ है कि आप पहली बार ये करो कि स्पेसिफिक जो डिवीज़न है यहाँ पे उसको बॉक्स साइजिंग नहीं देना है, आपको स्टार देना है, मतलब ऑल एलिमेंट है स्टार, और सबको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स,
बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देना है सबको, ठीक है। तो यहाँ पे सबको बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और यहाँ पे मैं मार्जिन दे दूंगा, मार्जिन 5 पिक्सल। तो ये 5 पिक्सल मार्जिन लगेगा आउटर डिवीजन की। तो यहाँ पे देखो ये मार्जिन लेके क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे अंदर आ गया क्योंकि यहाँ पे उसकी मार्जिन चली गई है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मार्जिन बॉक्स मॉडल के अंदर वर्क नहीं होती है, तो यहाँ पे मार्जिन हम हटा देंगे। यहाँ पे सिर्फ पैडिंग वर्क होती है और बॉर्डर वर्क होती है और हाइट विड्थ वर्क होती है, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे चलो मैं आपको एक बेहतर एक पासपोर्ट साइज इमेज बना के दिखाता हूँ, जो कि पासपोर्ट साइज इमेज दिखना चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू क्वेश्चन है एक कि मान लो ये मैं इसको हटा देता हूँ, ये बॉक्स इसको यहाँ पे आपको एक स्पैन टैग दिया जाएगा, स्पैन, और इसमें लिखा जाएगा वेलकम इन कोड लाइन्स। तो आपको बोला जाएगा कि इसका बॉक्स बना के दिखाओ, ठीक है। तो आप इसको बॉक्स कैसे बॉक्स बनाओगे आप, स्पैन हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल और बॉर्डर, या फिर इसको बॉर्डर नाम का क्लास सेपरेट बनाएंगे, बॉर्डर, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्पैन टैग को हाइट विड्थ लगाया है और ये बॉर्डर दे दिया है मैंने इसको, और इसको क्लास बॉर्डर दे दूंगा मैं, क्लास बॉर्डर, ओके। तो अब इसको रन करके देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो इसको हाइट विड्थ इसको अप्लाई हुई ही नहीं है। देखो मैंने हाइट कितना दिया था इसका बॉक्स का, यहाँ पे 100 पिक्सल दिया था। चलो मान लो मैं 300 पिक्सल हाइट देता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से विड्थ 300 पिक्सल देता हूँ, और मैं अभी चेक करता हूँ इसका हाइट विड्थ बन रहा है क्या। तो हाइट विड्थ बढ़ ही नहीं रहा है, तो अब क्या करें। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो इसका मतलब ये है कि ये है इनलाइन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है ये, इनलाइन एलिमेंट है। तो दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और एक होता है इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे बॉक्स नाम से क्लास बनाता हूँ, बॉक्स नाम से, ठीक है। और ये बॉर्डर जो है उसी के अंदर ही रख देता हूँ, इसके अंदर ही इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये बॉक्स क्लास में इसको अप्लाई कर देता हूँ बॉक्स नाम से। तो अभी देखेंगे हम कि कुछ हो नहीं रहा है, हाइट विड्थ बढ़ नहीं रही है, और उसी की जगह हम थोड़ा सा ब्लॉक लेवल एलिमेंट लेंगे, जैसे डिवीजन वेलकम इन गोलैंग, ठीक है। डिवीजन ले लिया और डिवीजन को मैं क्लास अप्लाई करूँगा, क्लास बॉक्स, ठीक है, अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। और जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो देखो डिवीजन बड़ा हो गया, ये बॉक्स बन गया, लेकिन स्पैन नहीं बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों को भी मैंने सेम ही क्लास अप्लाई किया है। तो डिवीजन के ऊपर इफेक्ट आया है और स्पैन के ऊपर इफेक्ट नहीं आया है। तो ये एक इस यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट फेल होते हैं ये क्वेश्चन में कि ये कैसे करें। क्योंकि पहली बात ये कि स्पैन ये कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट है, और ये डिवीजन ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सो इनलाइन एलिमेंट होता है उसको हाइट विड्थ प्रॉपर्टी अप्लाई होती नहीं है, ओके। वो सिर्फ जितना टेक्स्ट है उसकी बॉडी है कंटेंट उतना ही वो बढ़ता है, आप उसको हाइट विड्थ नहीं दे सकते। फिर इसको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे इसको उसका इनलाइन का बिहेवियर चेंज करना है, डिस्प्ले ब्लॉक करना है उसको। और डिस्प्ले ब्लॉक कर दे तो वो स्पैन एलिमेंट इनलाइन का ब्लॉक होगा, और फिर वो उसको ये हाइट विड्थ अप्लाई होगी यहाँ पे इस तरीके से। तो ये देखो आपका स्पैन टैग है, इसको ब्लॉक कर दिया आपने यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन गया। तो आप इनलाइन एलिमेंट को भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना सकते हो कोडिंग करते हो डायरेक्टली CSS के ज़रिए, ठीक है। या फिर आपको पूरा वो बॉक्स नहीं चाहिए, आपको वो एलिमेंट इनलाइन ही चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा हाइट विड्थ अप्लाई होना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक मतलब वो ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट है, लेकिन उसको ब्लॉक की प्रॉपर्टी उसको अप्लाई हो सकती है, हाइट विड्थ पैडिंग मार्जिन जो है वो। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो देखो ये इनलाइन मतलब ये उसी लाइन के अंदर आ चुका है, और ये इनलाइन ब्लॉक बन चुके हैं। मतलब ये आपका जो डिवीजन था मेन डिवीजन,
ठीक है। यहाँ पे ये जो डिवीजन था ये क्या है, ये आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये इनलाइन है, तो मैंने दोनों को भी CSS क्या बना दिया, इनलाइन ब्लॉक। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों भी एक लाइन में अभी आएंगे और उसको हाइट विड्थ प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो आप इस तरीके से इसके ये बना सकते हो, कंपार्टमेंट बना सकते हो। जो भी इनलाइन एलिमेंट हो या फिर ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो, आप उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द CSS। तो आप उसको इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो एलिमेंट एक लाइन में अरेंज होंगे, लेकिन हाइट विड्थ प्रॉपर्टी उसको अप्लाई होगी बॉक्स मॉडल। ओके, या फिर आप डायरेक्टली ब्लॉक करोगे, डिस्प्ले ब्लॉक करोगे तो कोई भी इनलाइन एलिमेंट है वो ब्लॉक लेवल में चला जाएगा। ठीक है, या फिर आप दोनों को भी इनलाइन एलिमेंट भी कर सकते हो, तो दोनों भी इनलाइन में चले जाएंगे, चाहे ब्लॉक लेवल हो या फिर इनलाइन हो। तो यहाँ पे देखो मैंने डिस्प्ले इनलाइन कर दिया, तो अभी ये डिवीजन ब्लॉक लेवल था वो भी इनलाइन बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिहेवियर चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द CSS। एलिमेंट का बिहेवियर चेंज कर सकते हो, एक तो इनलाइन बना सकते हो, इनलाइन का ब्लॉक बना सकते हो, ब्लॉक का इनलाइन ब्लॉक बना सकते हो। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस टाइप का एलिमेंट आपने यहाँ पे लिया है, इनलाइन लिया है या ब्लॉक लिया है, आप CSS के थ्रू उसका सारा बिहेवियर चेंज कर सकते हो, उसका अपीयरेंस चेंज कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। ओके, तो चलो अभी हम प्रैक्टिकली अभी करके देखेंगे CSS की प्रॉपर्टीज। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ प्रैक्टिकली CSS में बेहतर करके दिखाएंगे हम। ठीक है, तो हियर ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है अपना, जैसे भी इस बॉक्स पे कोई माउस आ जाएगा तो इसका कलर चेंज होना चाहिए बॉक्स का। ठीक है, तो बॉक्स का कलर चेंज होना चाहिए, तो इसका टेक्स्ट जो है ये हमें सेंटर में चाहिए। तो इसका जो हमने बॉक्स नाम का क्लास दिया था, तो हियर इसको अभी ये तो इसको सेंटर में तो अभी ला नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक मैंने लिया है, फ्लेक्स तो नहीं यूज़ कर सकते हम। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो तो इसको हम हटा देंगे यहाँ पे। या फिर अभी हमें क्या करना है, इसके ऊपर माउस आया तो ऐसा हाथ दिखना चाहिए और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं बॉक्स, जो भी हमारा बॉक्स क्लास है, कूलन H ओवर, जैसे माउस ओवर होता है तो बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ग्रीन होना चाहिए। ओके, और उसका कर्सर है, जो कर्सर है, कर्सर पॉइंटर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और देखो यहाँ पे ये ग्रीन हो गया, निकाल दिया, ये ग्रीन हो गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे माउस देखो कर्सर आ गया है, अपना जो हैंड है, हैंड जैसा इफेक्ट आ गया है इसको। ठीक है, इस तरीके के इफेक्ट हो रहे हैं हमारे वेब पेज के अंदर थ्रू आउट दी CSS। ठीक है, तो अभी पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है हमें। ठीक है, तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो हम किस तरीके से बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं, अभी इसको भी हटा देता हूँ अभी। ठीक है, तो हियर बॉक्स मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया है, और क्रिएट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पासपोर्ट लाइक फ़ोटो। ठीक है, अब फ़ोटो पासपोर्ट जैसा दिखना चाहिए हमें, तो हम इस तरीके से फ़ोटो को बनाएंगे। पहले सबसे पहले हम एक डिवीज़न टैग लेंगे यहाँ पे, और डिवीज़न के अंदर इमेज टैग लेंगे। ठीक है, IMG। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें कोई इमेज चाहिए, तो हम यहाँ पे डाउनलोड करके लेंगे इमेज, बिजनेस वुमेन, इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बिजनेस वुमेन इमेजेस है यहाँ पे, तो ये इसका लेंगे, ये ज़रा दिखने में अच्छी है। सेव इमेज, दिखने में अच्छी बोलते तो दीपक के चेहरे पे स्माइल आ रही है। क्या दीपक, मन में लड्डू फूटा? तो यहाँ पे वेरिएबल इंटरव्यू क्वेश्चन, क्या नाम था हमारे इसका, फोल्डर का नाम क्या है हमारे, CSS प्रैक्टिकल है ना।
तो यहाँ पे हाँ इसके अंदर, और यहाँ पे इमेज वन सेव एज अ टाइप, यहाँ पे AVI फाइल है, ठीक है। तो ये दूसरी AVI पर इसको हटा देंगे, JPG टाइप लेंगे, JPG, अब ये JPG आ चुकी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेव इमेज एज AVI फाइल है, इसको भी ये छोटा फोटो चाहिए, हाँ ठीक है। ये यहाँ पे CSS प्रैक्टिकल, ठीक है, और इसके अंदर इमेज वन और .jpg, ठीक है, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे इसको। तो ये हमारा फोल्डर है यहाँ पे, इसके अंदर ये इमेज वन आ चुकी है, यहाँ पे ये दिख रही है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करना है, आपको ./current डायरेक्टरी और ये इमेज वन इसको अप्लाई करना है। अल्टरनेट टेक्स्ट इमेज नॉट अवेलेबल, मतलब इमेज अवेलेबल नहीं है तो टेक्स्ट दिखेगा अवेलेबल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिखा है इसको। अभी हम देखते हैं कि कैसे दिखता है हमारे डॉक्यूमेंट का। तो देखो डॉक्यूमेंट के ऊपर पूरा इमेज का साइज आ चुका है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो आउटर डिवीजन है इसको हमें फ्रेम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइल में जाना है, क्लास देना है .frame, और पहले हमें इसकी हाइट विड्थ सेट करना है। हाइट 100 पिक्सल और इसकी विड्थ 100 पिक्सल, ठीक है। हाइट और विड्थ 100 पिक्सल हमने दे दिए, रिफ्रेश कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है इसका, ठीक है। अभी हमने अप्लाई नहीं किया है फ्रेम यहाँ पे, और यहाँ पे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे कलर की बॉर्डर दे दी हमने। और ये जो फ्रेम क्लास है ये अभी अप्लाई करना है किसको, आउटर डिवीजन को, ये फ्रेम बनानी है हमें, तो हमने इसको फ्रेम क्लास दे दिया। अब जैसे ही इसको रन करूँगा मैं यहाँ पे, तो देखो ये फ्रेम यहाँ तक ही आ चुकी है, लेकिन ये इमेज उससे बाहर चली गई है, ठीक है। सो हियर अभी हमें क्या करना है, ये इमेज को हाइट विड्थ देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले इमेज को हाइट विड्थ देना है, .frame, उसके अंदर img टैग है, ओके। तो ये क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा img को, मतलब जो भी आउटर टैग है जिसका क्लास फ्रेम है और उसके अंदर जो भी इमेज है उसको से सेलेक्ट होगी। तो उसकी हाइट 100% में देना है, मतलब जितनी हाइट पेरेंट की है उतनी देना है, विड्थ भी देना है 100%, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्टार मतलब ऑल इसको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देना है, ताकि ये आपको हाइट विड्थ में प्रॉब्लम ना हो सके। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, सारे एलिमेंट को अप्लाई होगा। तो हाइट 100%, विड्थ 100% इस इमेज को चली जाएंगी जितनी बाहर की है। तो देखो इमेज इसके अंदर फिट हो चुकी है, ठीक है। अभी मुझे इसको पासपोर्ट साइड इमेज बनाना है यहाँ पे। तो हियर जो इमेज है यहाँ पे, इमेज की कुछ CSS है, ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी कवर। तो ये स्ट्रेच में इमेज आ गई, तो ट्रेस में नहीं आनी चाहिए, ये प्रॉपर वे से इमेज आ चुकी है, ठीक है। अब इसको पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है, तो आउटर डिवीजन से हमें क्या करना है, इसको स्पेस छोड़ना है, ओके। तो स्पेस छोड़ने के लिए ये जो पहली इमेज है इसको बॉर्डर देना है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे देंगे बॉर्डर इसको, ठीक है। तो ये इमेज को बॉर्डर ब्लैक आ जाएगा, ओके। अब बाहर का जो हमारा फ्रेम है उसके अंदर पैडिंग देनी है हमें, पैडिंग 4 पिक्सल, 4 पिक्सल पैडिंग दे देंगे हम इस तरीके से। तो ये देखो पासपोर्ट साइज फोटो आपका दिख रहा है इस तरीके से। तो ये 1 पिक्सल दे देंगे, 1 पिक्सल ग्रे की जगह दे देंगे इसको ब्लैक, ठीक है। तो ये देखो ये इमेज कैसे दिख रही है, अभी एक फ्रेम जैसा दिख रहा है, पासपोर्ट साइड इमेज दिख रहा है यहाँ पे। और इस चाहे तो पैडिंग ज़्यादा हो गई, थोड़ा कम दे देंगे जहाँ पैडिंग 3 पिक्सल, तो ये और भी अच्छा बेहतर तरीके से दिखेगा यहाँ पे, देखो इस तरीके से। तो
तो इस तरीके से आप CSS का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, आपके वेब पेज को लुक एंड फील ला सकते हो। CSS थोड़ा डिफ़िकल्ट माना जाता है, इसके अंदर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिलेटेड चीज़ें पढ़नी पड़ती है, उसके अंदर मतलब ग्राफिक्स रिलेटेड चीज़ें पढ़नी पड़ती है कि हाइट विड्थ मार्जिन पोजीशंस ये वो सारी चीज़ें का स्किल होना ज़रूरी है। लेकिन कोई बात नहीं, ChatGPT का इस्तेमाल करके आप CSS बना सकते हो। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट ChatGPT इससे बेहतर बना के दे सकता है, ठीक है। तो देखो मैं ChatGPT यहाँ पे ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, और हम इसको ChatGPT को बोलेंगे आपको ये सिर्फ CSS पता होना चाहिए कैसे वर्क होता है, बाकी सब काम ChatGPT से कर लो, दिमाग मत लगाओ, क्योंकि अभी AI का यूज़ करके ही काम करके लेना है आपको, ठीक है। सो क्रिएट पासपोर्ट साइज इमेज यूजिंग HTML एंड CSS। तो ये देखो कितना बेहतर तरीके से आपको बना के देता है, जितना कि हम दिमाग लगा के बना रहे हैं तो वो उससे बढ़िया बना के देता है। तो ये पूरा कोड लिख के दे रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ये स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे क्लास दिया है, पासपोर्ट कंटेनर क्लास है, और ये इमेज है, और इसका पासपोर्ट फ़ोटो नाम का क्लास दिया है, ठीक है। तो ये पासपोर्ट कंटेनर है, यहाँ पे ये पासपोर्ट कंटेनर हम इसका कोड निकालेंगे यहाँ से, और ये जो हमारा फ्रेम था ये फ्रेम के अंदर डाल देंगे, क्योंकि ये आउटर डिवीज़न को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके अंदर डाल दिया हमने यहाँ पे। फिर पासपोर्ट फ़ोटो है, इसको भी हम क्या करेंगे, मैंने जो कोड किया वही कोड दिया है इसने, तो ये क्या हाइट 100% ऑब्जेक्ट फिट कवर डिस्प्ले ब्लॉक, सेम तो कोड दिया है, यही तो किया था मैंने। चलो कोई बात नहीं, हमने जो किया वही ChatGPT ने दिया, इट मीन्स वी आर राइट पर्सन, ठीक है। यहाँ पर भी विड्थ हाइट बॉर्डर बैकग्राउंड कलर वाइट एंड पैडिंग 5 पिक्सल, तो वो तो हमने दिया था, फिर दिया क्या है ये दूसरा, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये इस तरीके से आ गया है उसका पासपोर्ट, तो कोई इतना कोई डिफरेंस नहीं दिया उसने। तो यहाँ पे हमने जो बनाया था वैसे उसने बना के दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप CSS का इस्तेमाल करके आप ये चीज़ें सारी चीज़ें कर सकते हो। CSS का मतलब CSS सेलेक्टर इज इम्पॉर्टेंट, कैसे सेलेक्ट करना है, उसकी प्रॉपर्टीज इज इम्पॉर्टेंट, किस तरीके की प्रॉपर्टी है क्या है, और कौन सी प्रॉपर्टी क्या काम करती है, ठीक है। Guys, do you want to continue or stop right now?